आज की ये प्रेस वार्ता मुख्यतः इस घोषणा पत्र, इस न्याय पत्र जिसको हमने नाम दिया है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए है। परसों ये दिल्ली में हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने इसका विमोचन किया था और कल पहले जयपुर में, जहां पर अध्यक्ष जी, सोनिया जी और प्रियंका जी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करके इन बातों को बताया, और शाम को हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक विशाल जनसमूह का आह्वान और उसको संबोधन श्री राहुल गांधी जी ने किया और इस मैनिफेस्टो पे चर्चा की। मैं आपको क्रमवार तरीके से हमारे मैनिफेस्टो में क्या है उस पर तो जरूर बताऊंगी, लेकिन दो चार चीजें पहले बोल देनी जरूरी है। ये घोषणा पत्र कमरे में बैठकर पूंजीपतियों की लिस्ट पर नहीं बना है। ये घोषणा पत्र कुछ विशेषज्ञों या जानकारों से बात करके नहीं बना है। ये घोषणा पत्र इस देश की आवाज है। इसकी जो वेबसाइट भी थी उसका भी नाम था आवाज भारत की। और ये घोषणा पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिन करोड़ों लोगों से हम इस देश के मिले, जिनकी आशाओं को, अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, उनकी आशंकाओं को भी, उनके दुख को भी, उनकी तकलीफों को भी, उनके दर्द को भी हमने सुना, ये उसका प्रतिबिंब है। और इस घोषणा पत्र के 5 प्रमुख स्तंभ हैं जो राहुल जी ने अपनी यात्रा के दौरान, जिस पर काफी विवेचना की थी और उसका आगाज किया था। युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और मैं क्रमवार तरीके से आपको इसलिए बताना चाहती हूं क्योंकि 10 साल से ये देश बहुत सारी परेशानियां झेल रहा है और उन सारी परेशानियों का इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में समाधान है। मैं शुरू करूंगी युवा न्याय से। इस देश में बेरोजगारी 45 साल की चरम सीमा पर है। इस देश में बेरोजगार जब अपनी नौकरी की बात करता है तो उसको सड़कों पर लाठियों से पीटा जाता है। इस देश में बेरोजगारी का यह आलम है कि हर घंटे 2 युवा अपनी जान ले रहे हैं। और इसलिए जब हमने युवा न्याय की बात करी तो हमने साफ तौर पे कहा 30 लाख रिक्त सरकारी पद भरे जाएंगे सर्वप्रथम। हमारा दूसरा बड़ा आह्वान है, किसी भी ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। और तीसरी बड़ी बात पेपर लीक की है। पेपर लीक होता है, लाखों करोड़ों बच्चे जो साल दर साल मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप एक रोटी कम खाते हैं रात को कि बच्चा पढ़ लिख जाए, जो गाजर मूली की तरह बसों और गाड़ियों में भर के जाते हैं, एग्जाम देते हैं और फिर पता चलता है व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो गया, कहीं और पर पेपर लीक हो गया। उससे पूरी तरह से छुटकारा दिलाने के लिए हम पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे और एक जॉब्स कैलेंडर बनाएंगे। घोषणा होने की नौकरी तक और नियुक्ति पत्र तक एक क्रमवार तरीके से नौकरी मिलनी चाहिए। कहीं पर भी अगर कुछ गड़बड़ होती है उसका एक बैकअप प्लान होना चाहिए। युवाओं के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना जो खास तौर से उत्तराखंड के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। आपके यहाँ से तमाम युवा इस देश की सेना में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हैं और इस सरकार ने सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए उनके शौर्य और पराक्रम का उपहास उड़ाया जब इन्होंने 4 साल के लिए ठेके पर सेना में भी भर्ती शुरू कर दी अग्निवीर योजना के माध्यम से। हमारा घोषणा पत्र, हमारा न्याय पत्र यह वचन देता है कि हमारी सरकार बनेगी और 4 साल की इस अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और जैसे पुरानी नौकरी होती थी, जैसे सेना में चयन होता था, वैसे दोबारा से उसको बहाल किया जाएगा। ये युवा न्याय की बात ही और तमाम बातें, लेकिन मुख्य बिंदुओं पर ही बात कर रहे हैं। आप बात करते हैं नारी न्याय की और वो बात करनी जरूरी है। कहते हैं एक महिला को पढ़ा दो तो सारा परिवार पढ़ जाता है। हमारा मानना है कि अगर एक महिला के हाथ में पैसा आएगा तो परिवार की ही तरक्की होगी। स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ है वो ठीक होगा, पढ़ाई बेटर होगी, बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। और इसलिए महालक्ष्मी योजना के तहत हम गरीब परिवार की महिला मुखिया के अकाउंट में 1 लाख रुपए सालाना डालेंगे, जिससे उनके पास अतिरिक्त पैसा आए अपनी परिवार की देखरेख के लिए और वो परिवारों की बढ़ोतरी कर सके।
ये बहुत बड़ी योजना है जो कर्नाटक और तेलंगाना दोनों जगह हम चला रहे हैं। महिला और आप जैसी यंग महिलाएं अगर सरकारी नौकरी पाना चाहती हैं तो सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण, नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे। महिलाओं के लिए एक अन्य बहुत जरूरी चीज है कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाना। आप लोग हो सकता है दूर दराज के इलाकों से देहरादून आए हो काम करने के लिए, सुरक्षित विमेन्स वर्किंग हॉस्टल हर जिले में होना चाहिए, हम ये सुनिश्चित करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बार ये देखा गया है कि महिला का सम्मान, महिला के साथ अपराध तब होता है जब उसको अपने हक के बारे में नहीं पता होता है। कई बार महिला के साथ अपराध हो जाता है, उसको FIR नहीं लिखी जाती है, उसको नहीं पता है कि अगर उसको डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो क्या क्या कर सकती है। हर पंचायत पर एक महिला मैत्री, नारी मैत्री के अंतर्गत एक महिला की नियुक्ति करेंगे जो लोगों को उनके अधिकार, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में, उनके कानूनी विकल्पों के बारे में बताएगी। अगली बात मैं करना चाहती हूँ इस देश के किसानों की। उत्तराखंड में भी बहुत सारे किसान हैं और उत्तराखंड की जो उपज है वो दुनिया भर में फेमस है। पिछले 10 सालों में जब जब किसान ने अपने हक की बात करी तो उस पर लाठियां बरसी, उस पर आंसू गैस के गोले चलाए गए। जब वो दिल्ली आना चाहते थे तो किसी ने दिल्ली को अपनी बपौती समझकर सड़कों पर कीले गड़वा दी, सड़कें खुदवा दी। 750 किसानों की शहादत हो गई, लेकिन MSP का कानून आज तक नहीं बना। ये समस्या है और इसके समाधान में हम किसानों के लिए 3 बातें कहते हैं। हम कहते हैं हम MSP की कानूनी गारंटी देंगे, हम कर्जा माफी करेंगे। इस सरकार ने 16 लाख करोड़ अपने मित्रों के माफ किए, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने पहले भी 72,000 करोड़ माफ किया 2009 में, दोबारा से करेंगे जिससे कर्जे के कुचक्र से किसान आजाद हो सके। एंड बहुत बड़ी बात है, आज किसानों को खाद पर, दवाई पर, खेती के तमाम उपक्रम पर GST देना पड़ता है। हम खेती को GST मुक्त कराने की ओर बढ़ेंगे और किसानों के जीवन में खुशहाली इससे आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं श्रमिकों की। इस देश में हर घंटे अगर 2 युवा सुसाइड कर रहे हैं, 2 किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो 1/4 सारा आत्महत्या करने वाले डेली वेज लेबरर। वो तमाम गिग वर्कर्स जो आप ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, स्विगी से, ब्लिंकिट से, जो 10 मिनट में आपके यहाँ खाना पहुंचाते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा है कि जो 10 मिनट में आपके यहाँ खाना ला रहा है अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसके परिवार का क्या होगा? कोई सुरक्षा है उसकी? हम गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक कानून बनाएंगे। हम मनरेगा, जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल के रख दी, उसका मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन तक बढ़ाएंगे। हम 400 रुपए प्रतिदिन मनरेगा का मानदेय बढ़ाया जाएगा। और बड़ी बात है कि जिस तरह की हेल्थ स्कीम हमने राजस्थान में चलाई, 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना, वो हम श्रमिकों के लिए भी चलाएंगे, लोगों के, इस देश की जनता के लिए चलाएंगे, जिसमें न सिर्फ इलाज बल्कि दवाइयां और टेस्ट भी इंक्लूड होगा। और अंत में मैं बात करना चाहती हूं हिस्सेदारी न्याय की। हिस्सेदारी न्याय क्या है, इसके बारे में कुछ भ्रांतियां भी है, उन भ्रांतियों को भी दूर करना चाहती हूं। हिस्सेदारी न्याय इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेगा ही, लेकिन वो गरीब जनरल कास्ट के, जो कहने को तो सवर्ण है लेकिन इतने गरीब है कि वो बिल्कुल समाज के हाशिए पर है, उनका भी पता लगाएगा। और जैसा कि राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, जब आपके पैर में चोट लगती है तो इलाज तो वही कर सकता है जब जिसको एक्सरे का पता होगा। हेयरलाइन फ्रैक्चर है, लिगामेंट रप्चर है या पूरी हड्डी टूट गई है, इसका निष्कर्ष एक्सरे से ही निकलता है। और यही काम सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना कराएगी, जिसको हम गिनती करो कहते हैं। हिस्सेदारी यह सुनिश्चित करेगी कि जिन आदिवासियों का घर उजड़ जाता है, जिन आदिवासियों के जंगल में आज घुसकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप जमीन दे रहे हैं, उनका जल, उनके जीवन के संसाधन दे रहे हैं, उस पर पहला हक उनका है और उनको वो हक मिलना चाहिए। वो सुनिश्चित हम करेंगे कि जहां पर, जिन जगहों पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वो अधिसूचित किए जाए।
ये सारी बातें हिस्सेदारी न्याय की है, क्योंकि समाज के हाशिए पर 73% आबादी रहे तो देश का विकास नहीं हो सकता है। आपके सवालों का मैं स्वागत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहती हूं। ये कांग्रेस के वादे हैं, ये कांग्रेस की गारंटी है। हमारा शब्द चुरा लेने से किसी के जुमले गारंटी नहीं बन जाएंगे। कांग्रेस ने जो गारंटी कर्नाटका में करी थी, चाहे वो महालक्ष्मी हो, चाहे वो ग्रह ज्योति हो, चाहे वो ग्रह लक्ष्मी हो, चाहे फ्री बस सेवा, उसको हमने 6 महीने के अंदर पूरा किया। हमने राइतु भरोसा से लेकर महालक्ष्मी तक की योजनाएं पूरी करी तेलंगाना में। हमने हिमाचल में जो जो वादा किया था वो पूरा किया, और इतनी बड़ी विपदा आई हिमाचल में, उसके बाद भी अपने वादे पूरे किए। तो मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ, ये कांग्रेस के वादे हैं, किसी के जुमले नहीं। आपके सवालों का स्वागत है। एक सवाल जी सर, आप ये जो न्याय पथ है उसका मतलब क्या है? आपके जो न्याय पत्र है एक बिंदु शामिल किया गया है, उसमें लिखा गया है कि जो बहुसंख्यकवाद है, कांग्रेस उस बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अपने अभियान को तेज करे। ये एक नहीं, मुझे लगता है आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और गलत कोट कर रहे हैं। हमने बिल्कुल ये नहीं कहा है। हमने ये कहा है कि हर व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कानून से सरकारें चलनी चाहिए। बहुसंख्यकवाद का उल्लेख नहीं। आप पढ़िए वहां पर, उसमें आगे पीछे क्या लिखा है। मुझे अपनी बात खत्म करने से फिर आप दूसरा सवाल कर देंगे। मैं एक बात, मेरी बात अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, आपने इंटरप्ट कर दिया। मैं केवल एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जो अभी आपने हिस्सेदारी न्याय वाली बात की, उसमें जो आपने कहा कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सामाजिक जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो क्या आप उसको बहुसंख्यकवाद का मतलब यहाँ पर हिंदुत्व को ही माना जाता है या हिंदू आबादी को ही माना जाता है? तो क्या जो आपका बहुसंख्यकवाद है उसका जवाब ये जो आपने कहा है कि सामाजिक और जातिगत जो जनगणना है, क्या कांग्रेस उस रूप में देखे? एक चीज दूसरी चीज का जवाब नहीं होता है। पहली बात, जब हम इन लोगों को इनका हक दिलाने की बात करते हैं तो आप भी मानिएगा और मैं भी मानती हूँ कि ये लोग समाज के हाशिए पर हैं। ये वो लोग हैं जिनका आबादी 80% है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंटेशन 4% है। ये वो लोग हैं जिनकी आबादी 80% है, लेकिन IIT IIM में मात्र 4 और 6% है। क्या भगवान ने हमें और आपको या किसी अन्य जाति को बनाते वक्त भेदभाव किया था? क्या आप में या हम में या किसी और में बुद्धि आपका जाति देके डाली गई थी? बिल्कुल नहीं। तो हम कौन होते हैं इस पर सवाल उठाने वाले? मुझे ऐसा लगता है जो लोग समाज के हाशिए पर है, और इसका बखूबी उदाहरण राहुल गांधी जी ने दिया है। तमाम मीडिया हाउसेस है, कितने मीडिया हाउसेस के ओनर आदिवासी, पिछड़े या दलित हैं। तमाम सरकारी जॉब्स है, चाहे वो IAS की हो या IPS की हो, कितने वहां पर पद शीर्ष स्थान पे इन लोगों से भरे हैं। 90 IAS ऑफिसर्स इस देश के सेक्रेटरी है, मात्र 3 उसमें से पिछड़े वर्ग के आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और हम सिर्फ आधी बात नहीं करते, हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होना चाहिए, जिससे ये भी पता चले कि जो जनरल कास्ट के गरीब लोग हैं, वो भी जो समाज के हाशिए पर है, उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन एक चीज और ये जानना चाहूंगा कि जब कांग्रेस गारंटी की बात करती है और ये चाहती है कि उनकी गारंटी पर विश्वास किया जाए, तो जैसे आपने अभी कहा कि सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो क्या मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने क्या अपने सांगठनिक स्तर पर इस तरह का कोई बदलाव कर दिया? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि उदयपुर का जो हमारा सम्मेलन था, उदयपुर में जो हमने घोषणा की थी, और रायपुर में उसका जो बीच में बार-बार बोल रहे हैं, एक भी सीट महिला को नहीं दिए। बोलिए बार, अब मैं बोलूं? धन्यवाद। उदयपुर का जो हमने संकल्प लिया था और रायपुर में जो हमारा सम्मेलन हुआ, 50% सारी पोस्ट ऑल ओवर इंडियन कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की 50% पोस्ट SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और वुमेन की, और 50 वर्ष से कम आयु की है। AICC की कोई पोस्ट उठाकर देख लीजिए। मैं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट चलाती हूँ और बड़े फक्र से कहती हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर व्यक्ति का समावेशित है, उनका रिप्रेजेंटेशन है, और वो होना जरूरी है। आपने कहा 5 में से हमने एक नहीं दिया, कहीं हमने 5 में से 2 महिलाएं दी हुई हैं। हमारा महिला रिप्रेजेंटेशन भी बीजेपी से ज्यादा है, क्योंकि महिलाओं के नाम पर हम विशुद्ध राजनीति नहीं करते हैं।
हम महिलाओं के नाम पर जब महिला के खिलाफ अपराध होता है तो आप उनके दूसरी तरफ मुंह नहीं कर लेते। हम अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ते हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय की तरह जब उत्तराखंड आते हैं और अंकिता भंडारी का नाम सुन के भागने नहीं लगते। हम उस तरह की राजनीति नहीं करते। हम अगर बेटियों के साथ मेडल लाने पर हाथ मिलाते हैं तो अगर किसी ने उन पर हाथ उठाया तो उसके हाथ काटने की भी हिमाकत करते हैं। हम उसको अपने गोदी में बिठाकर अपना सांसद नहीं बनाए रखते। तो मेरा अपना मानना है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह से हमने अपने न्याय पत्र में बात करी है, जितनी ज्यादा महिला वर्कफोर्स में आएंगी उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा। 50% आरक्षण अगर हम महिलाओं के लिए कह रहे हैं सरकारी नौकरियों में, दिस इज अ लीप ऑफ फेथ। सुप्रिया जी एक सवाल यह है कि आपके न्याय पत्र में जितनी हमारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या फिर स्वतंत्र संस्थाएं हैं, क्या स्वतंत्र कहा जाता है? स्वतंत्र कहा जाता है, लेकिन अगर स्वतंत्र कहा जाता है, क्या आपकी सरकार या कांग्रेस इस विषय में क्या सोचती है? सरकार आने पर ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगी? मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए संस्थाओं का एक बहुत अहम रोल होता है। लोकतंत्र में जितनी अहमियत सत्ता पक्ष की है उतनी ही अहमियत विपक्ष की भी होती है। और विपक्ष को मजबूती संस्थाएं, न्यायपालिका और मीडिया देता है। और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोकतंत्र के स्तंभ मलबे में तब्दील हो चुके हैं। आपने कहा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जो है वो स्वतंत्र संस्थाएं हैं। मुझे नहीं लगता अगर आप यहाँ पर किसी से हाथ उठवाइएगा तो कितने लोग इस बात को मानेंगे। आज की तारीख में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनकर पिछलक्कू बन चुके हैं। जब विपक्ष की सरकारों को गिराना है, लोगों को डराना है, धमकाना है, लोगों को प्रताड़ित करना है तो ईडी भेज दो। इंडियन एक्सप्रेस की 4 दिन पुरानी रिपोर्ट है, आप ही के मीडिया क्षेत्र से ये रिपोर्ट है। 25 लोगों ने ईडी ज्वाइन करी, 25 लोगों ने बीटीसी ज्वाइन करी, ईडी के केसेस 23 के खिलाफ बंद हो गए। ऐसा क्यों होता है? आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गोता लगा लीजिए तो आप दाग धब्बे से धुलकर साफ सुथरे हो जाते हैं, आपके साथ खिलाफ केस बंद हो जाते हैं। 98% केसेस सिर्फ विपक्ष के साथ क्यों है? हमारा अपना मानना है हमारी सरकार बनेगी तो इन एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाएगा जैसा कि ये पहले करती थी। मेरा सवाल है कि आपने जो हिस्सेदारी न्याय में खासकर जर्जर जमीन की बात की, सिमिलरली एक ऐसा इशू उत्तराखंड में है कि भू कानून, यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको एक भू कानून दिया जाए ताकि हमारी जो जमीनें हैं वो संरक्षित रह सके। हालांकि बहुत स्टेट सेंट्रिक इशू है, बट क्या कांग्रेस के इसमें स्टैंड क्या है? पर हम स्टेट सेंट्रिक इशू का समर्थन करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चाहे वो आदिवासियों का जंगल हो या पहाड़ पे रहने वाले लोगों की जमीन हो, दिल्ली बंबई में रहने वाले लोग जिनके पास अपार पैसा है वो आकर यहाँ पर सस्ते दामों पे जमीन खरीद के अपने फार्म हाउसेस बना देते हैं। लेकिन उन लोगों के भविष्य का क्या होगा जिनकी जमीन चली गई? उनकी संस्कृति का क्या होगा? उनके कल्चर का क्या होगा? उनकी संप्रभुता का क्या होगा? उनके दायित्वों का क्या होगा? मुझे लगता है ये सारी बातें जरूरी है। हम पूरी तरह से इसका समर्थन करते हैं कि जिस तरह से गलत तरीके से लोगों की जमीन कब्जा कर ली जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में थमा दी जाती है, वो सर्वथा गलत है और हम इस मांग में उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस गारंटियां गिनवाने का काम कर रही है, पर लगातार जो है कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, बड़े नेता है, कांग्रेस का साथ छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसमें आज भी जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो इसमें कोई रणनीति कांग्रेस तैयार कर रही है जो बड़े? मैं रणनीति से पहले आपको उसका जवाब दे देती हूँ। मेरा अपना मानना है कि आज की विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल है और मुश्किल इसलिए है क्योंकि आज की विपक्ष की राजनीति आप सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, आप बीजेपी की ट्रोल आर्मी से, उनके संगठन से, सबसे ज्यादा एजेंसियों से, मीडिया के बहुत सारे हमारे साथियों से बड़ी गंदी लड़ाई है। इसमें आपकी रेपुटेशन को खत्म किया जाता है, इसमें आपको गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। जब उन सबसे भी काम नहीं बनता तो आप पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। ये लड़ाई लड़ना सबके बस की बात नहीं है। अगर आपको अपनी जमीन के मुकदमे सुलटाने हैं तो आप जरूर बीजेपी में जाइएगा। अगर आपको अपना रिजॉर्ट बुलडोजर चलवाने से बचाना है तो आप बीजेपी में जाइएगा। अगर आपको अपने लड़के का भविष्य आगे के लिए सेट करना है तो आप जरूर बीजेपी में जाइएगा। लेकिन अगर आप विचारधारा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर आप लड़ाई ऐसी लड़ना चाहते हैं जो इस देश के लोकतंत्र को और लोगों की आवाज को सुरक्षित रखे तो आप बीजेपी के खिलाफ लड़िएगा। उस लड़ाई को लड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। और उस लड़ाई को लड़ने के लिए
बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए और हौसला चाहिए। जिसके मन में जरा सा भी संशय है वो कल नहीं आज चला जाए बीजेपी। और मैं अपने जितने भी साथी बीजेपी में गए उन सबको शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन क्या हश्र हो रहा है वहां जाकर, मुख्यमंत्रियों को तो पन्ना प्रमुख बना दिया जाता है। कितना स्वागत कर रही है बीजेपी और किस तरह से उनकी इज्जत अफजाई कर रही है, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं। मैडम कंगना रनौत, मैडम एक सवाल हो। आपने सवाल पूछ लिया, उसके बाद आऊंगी आपके 50% आरक्षण की बात आप कर रहे हैं महिलाओं के लिए, किस प्रकार से किस आधार पर आप ये बात? इसी आधार पर कि जो नई नौकरियां निकलेंगी उसमें आरक्षण के आधार पर जो सीट रिजर्व है उसमें और अतिरिक्त 50% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होगी। ऑलरेडी मैडम SC, ST, OBC जनरल वगैरह उसमें होगी ना रिजर्व, उस सब कैटेगरी में भी महिलाओं के लिए रिजर्व आप होगी। उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रही है। 100 नौकरियां निकली, अगर उसमें से 20 नौकरी रिजर्व है SC, ST, OBC के लिए, तो उसमें भी 50% और ओवरऑल 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। मैडम उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ इस समय पहाड़ की जो भूमि है वो लगातार बंजर पड़ती जा रही है और पहाड़ की जो विरासत है वो खंडन पड़ती जा रही है। इसके लिए आपकी क्या गारंटी? मैं इस पर अपने अध्यक्ष जी से भी बुलवाना चाहूंगी, लेकिन अगर आप इस मैनिफेस्टो को देखिए तो इसका जो लास्ट चैप्टर है वो पर्यावरण को ही लेकर है। पर्यावरण पे बहुत सारी पार्टीज है जिनको लगता है ये कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन हमने पर्यावरण पर एक खासा चैप्टर पूरा तैयार किया है और उस पर आपको थोड़ा सा टिप्पणी में चाहूंगी कि अध्यक्ष जी भी करें। आपका प्रश्न बहुत उपयुक्त है क्योंकि जोशीमठ, बहुगुणा ग्राम, गोपेश्वर इत्यादि जो है लगातार टूट रहे हैं, नैनीताल खासकर। तो इसके लिए हमारी जो मैनिफेस्टो है उसमें एक बहुत बढ़िया प्रावधान दिया गया है जिसका नाम है ग्रीन ट्रांजैक्शन फंड ऑफ इंडिया, जो सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलके यहाँ के जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनसे मिलके ये फंड रेज किया जाएगा और ऐसे स्थानों को सुरक्षित करने के लिए, उनको उपजाऊ बनाने के लिए, उनकी टूट फूट को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे उसमें है। सर इस समय तो पहाड़ों पे लगातार भूमाफियाओं का कब्जा किया जा रहा है, चाहे हमारा लैंडस्टोन हो, मैं तो लैंडस्टोन का देखिए इसका उत्तर मैडम ने जब एक पत्रकार बंधु ने भू कानून की बात की थी उसमें दे दिया, उसी में इसका उत्तर है। ये जो आपने मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे का समाधान नई सरकार कर सकती है। जो सरकार उद्योगपतियों के निशाने पर चलती है और उनके इशारों पर चलती है, वो इसका समाधान कतई नहीं कर सकती। कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत जी कहते हैं कांग्रेस कोई है, उसको उठाने के लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? हरीश रावत जी ऐसी बहुत सी बातें कह देते हैं जिस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी। मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी जी ने यात्रा करी कि ये देश जुड़े और लोगों के साथ न्याय हो। हमारे विपक्ष को लग रहा है कांग्रेस इतनी जाग गई है, हमारा विपक्ष बौखलाया हुआ है, 180 पार नहीं हो रहा है मोदी जी से, घबराए कांग्रेस की मैनिफेस्टो पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आपको लगता है ये सोई हुई कांग्रेस की निशानी है? बब्बर शेरों की पार्टी है और बब्बर शेरों की तरह दहाड़ रही है और लड़ रही है। मनरेगा पे मैंने बोला, मनरेगा जब हम लेकर आए थे 2009 के पहले, तो उसने जो आर्थिक स्थिति थी ग्रामीण भारत की वो पूरी तरह से बदल दी थी। वहां पर कंजम्पशन बढ़ा था, वहां पर ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आया था, वहां पर रहने का स्तर बढ़ा था, स्वास्थ्य बढ़ा था। आज लेकिन जरूरत है कि मनरेगा के दिन भी बढ़ाए जाए जिस जो विचाराधीन है, और सबसे पहली बात है कि मनरेगा का जो मिनिमम मानदेय है वो कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन किया जाए। मैम एक सवाल है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं पूछ रहा मैं इसी पे अगर आप पूछिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने महिलाओं को 50% आरक्षण की बात की है, क्या उत्तराखंड के संगठन में और जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें भी क्या महिलाओं को प्रतिनिधित्व देगी कांग्रेस? क्या यहाँ पर गरिमा जी बैठी हुई है, ये भी एक महिला है, पत्रकार वार्ता करने आई हूँ, मैं भी एक महिला हूँ। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मेरा उत्तराखंड से बहुत पुराना संबंध है। मैं हम लोग पौड़ी किसी भी महिला है, तो इस तरह की बात करना कि महिलाओं को हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, मुझे नहीं लगता मैं मानूंगी। अगर अंकिता भंडारी के लिए कोई लड़ रहा है तो वही कांग्रेस की नेत्रियां ही लड़ रही है। अगर किसी ने विरोध प्रदर्शन में अपना सर मुंडवाया तो कांग्रेस की नेत्रियों ने ही मुंडवाया। कहाँ है भाजपा के नेता? लेकिन मुंडवाते नहीं है, लेकिन टिकट की बात आती है तो उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। मुंडवाती है, बहुत मेहनत करती है, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो साइड लाइन किया जाता है। टिकट मिलने में बहुत सारे समीकरण होते हैं, कई जगह टिकट मिलता है और कई जगह नहीं मिलता है। मैं भी एक महिला हूँ, मैंने एक चुनाव लड़ा, इस बार नहीं लड़ी।
ये सारी बातें जो है बड़ी स्पेसिफिक सीट की बात आप कर रहे हैं, मैं मैनिफेस्टो की बात करना चाहता हूँ। एक बात तो, ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का, व्यवस्थाओं को बचाने का, इस समय हम जेंडर पे नहीं जा रहे। हमारी पहली प्राथमिकता है बीजेपी को सरकार में आने से रोकना, ताकि जो अन्याय महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ, किसानों के साथ हुआ है, अग्निवीर योजना लागू हुआ है, वो मुख्य उद्देश्य है। तो जो जीतने की स्थिति में है उन्हीं को छोड़ना है। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल महिलाओं की पक्षधर हूँ और मैं इस मंच से कहती हूँ मैं महिलाओं की पक्षधर हूँ, लेकिन महिलाओं की पक्षधर होने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ टिकट का होना। महिलाओं की पक्षधर होने का मतलब है कि मैं अंकिता भंडारी के लिए भी आवाज उठाऊंगी। महिलाओं की पक्षधर होने का मतलब है कि मैं हाथरस से लेकर लखीमपुर जब सरकार मुंह मोड़ेगी तो मैं बोलूंगी। महिलाओं की पक्षधर होने का मतलब है जब हमारी खिलाड़ी बेटियों पर जो यौन शोषण का आरोप लगाती है, उन पर पुलिस अगर उनको रौंदेगी अपने बूटों की तरह, तो हम बोलेंगे, हम मोदी जी की तरह, उनकी महिला मंत्रियों की तरह मुंह में दही नहीं जमा लेंगे, आंख पे पट्टी नहीं बांधेंगे। महिलाओं के हक की ये बात भी होती है। मैं यहाँ पर एक बात जरूर करना चाहती हूँ, हिमाचल में जब हमारी सरकार बनी, राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, हमारी जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी, हमने ओपीएस लागू किया और बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि ओपीएस के बारे में आपका क्या स्टैंड है। उत्तराखंड जैसी जगहों पर ओपीएस एक बहुत जरूरी मुद्दा है। हम ओपीएस के समर्थन में हैं। हमारे कामों को देखकर हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को देखकर मोदी सरकार के भी ज्ञान चक्षु खुले, वो नींद से जागे और उन्होंने एक समिति का गठन किया है जो एनपीएस और ओपीएस के बेनिफिट्स और प्रोज एंड कॉन्स को देख रही है। तो मेरा मानना है कि हमने इतना दबाव बनाया कि सरकार के पास अब कोई चारा नहीं है बल्कि ओपीएस में जाने का, और अगर वो नहीं करेंगे तो हम जरूर करके दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ कैसे लूज करते हैं अगर ओपीएस इतना बड़ा क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ लूज करने के बहुत सारे और भी मुद्दे होते हैं, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। मैं अगर एक गारंटी लेके आ जाऊं तो क्या चुनाव से मुसीबत हो जाएगा? चुनाव बहुत सारी चीजों पे होता है, हर वर्ग के लिए चुनाव होता है, हर उम्र के लिए चुनाव होता है, चुनाव बहुत अलग अलग मुद्दे होते हैं। और राजस्थान में हमारा दशकों के बाद एज इनकम्बेंट बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। राजस्थान में आज क्या स्थिति है, भजनलाल शर्मा जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, बगावत के स्वर पूरे राजस्थान में, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए आप। कोई रिग्रेट है आपको कि जब आप नारी न्याय की और उसकी बात करती है तो कंगना रनौत वाले मामले में आपका इंटरनेट मीडिया हैंडल है गड़बड़ा गया था, ऐसी बात जानकारी? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने इसकी पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी और इलेक्शन कमीशन ने उसको माना कि किसी अन्य व्यक्ति से वो हुआ था। मैंने उस पर खेद भी जताया और मैंने साथ में ये भी कहा कि मैं महिलाओं की बहुत बड़ी पक्षधर हूँ। बीजेपी गिद्धों से भरी हुई पार्टी है और बीजेपी के गिद्धों को एक मौका मिल गया। असलियत ये है कि जब मैंने किया नहीं, जब मैंने उसको हटा दिया, जब मैंने उसका स्पष्टीकरण दे दिया तो वो मामला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उस पर सियासत करने का काम एक खिलौनी गंदी पार्टी बीजेपी ही कर सकती है। अग्निवीर की मैंने बात की है तो जैसा आप कहने खत्म हो जाएगी, योजना कर देंगे, और बात को ये कह रहे हैं कि युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के कांग्रेस चलाना चाहती है। 4 साल बाद जब आप 4 में से 3 अग्निवीरों को निकाल दीजिएगा, वो क्या करेंगे? सवाल ये है, जब 4 में से 3 अग्निवीरों की नौकरी चली जाएगी तो वो क्या करेंगे? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि अग्निवीरों का भविष्य क्या है? आप एक ट्रेन मिलिशिया को वापस भेज दीजिएगा, उनका भविष्य अंधकार में है। 24 साल की उम्र में एक युवा को आप रिटायर कर दीजिएगा, उसका क्या भविष्य? सवाल इस बात का है। जो अभी भर्ती हुए हैं उनके लिए क्या कुछ मैंने तो कहा अग्निवीर पूरी तरह से खत्म करेंगे और हम प्रावधान देखेंगे कि खत्म करने में किसको रिजेक्ट कर सकते हैं। आयोग ने 24 का उनको बंजर घोषित कर दिया है और अध्यक्ष जी का को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं। आगे क्या रणनीति है? अभी जिस स्टेज में आपको जवाब दिया। आप सभी का इस प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान की सूक्ष्म जलपान